नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसका इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा लंबा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने ऐसे भव्य मंदिर बनवाए जो आज भी सीना ताने खड़े हैं, और एक ऐसी नौसेना तैयार की जिसने समंदर पर राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान चोल साम्राज्य की। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक ही राजवंश इतने लंबे समय तक न सिर्फ टिका रहा, बल्कि दक्षिण एशिया की कला, संस्कृति और राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया। चलिए उनकी इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं, उनकी जड़ों से लेकर एक विशाल समुद्री साम्राज्य बनने तक। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शिलालेखों में जिक्र से लेकर 1279 ईस्वी में उनके पतन तक, ये जो पूरा कालखंड है, ये चोलों की असाधारण लॉन्जेविटी, उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। तो इस पूरी महागाथा को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनके शुरुआती दौर को जानेंगे, फिर देखेंगे कि वो दोबारा कैसे उभरे, उनके सुनहरे दौर की बात करेंगे, फिर उनकी समुद्री ताकत, और आखिर में उनके पतन की कहानी को समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं संगम युग से। ये प्राचीन तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था, और इसी दौर के ग्रंथों में चोलों का जिक्र पहली बार चेर और पांड्यों के साथ मिलता है। इन्हें 3 ताज वाले राजा कहा जाता था, जो उस वक्त तमिलिकम यानी आज के तमिलनाडु और केरल के हिस्सों पर राज करते थे। और देखें, ये बात कितनी दिलचस्प है कि उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। श्रीलंका का जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसमें उनके एक राजा एलारा के न्यायपूर्ण शासन की तारीफ की गई है। यहाँ तक कि ग्रीक लेखक भी उन्हें सोराय के नाम से जानते थे। मतलब उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरुआत से ही थे। अच्छा, इन शुरुआती चोलों में जो सबसे मशहूर राजा हुए वो थे करिकाल चोल। इन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले कावेरी नदी पर ग्रैंड एनिकट या कलन्नई बांध बनवाया था। सोचिए जरा, इंजीनियरिंग का वो कमाल आज भी काम कर रहा है और सिंचाई में मदद करता है। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। संगम काल के बाद इतिहास में एक ऐसा दौर आता है जब चोल शक्ति लगभग गायब सी हो जाती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां वो गुमनामी के अंधेरे से निकलकर एक जबरदस्त वापसी करते हैं। इस दौर को कलभर अंतरकलह या कलाभ्रा इंटररेग्नम कहा जाता है। हुआ ये कि कलभ्रा नाम के एक राजवंश ने तमिल शासकों को सत्ता से बेदखल कर दिया, और लगभग 300 सालों तक चोलों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये उनके लिए एक तरह का अंधकार युग था। लेकिन फिर 9वीं सदी में होती है इनकी जबरदस्त वापसी। विजयालय चोल ने तंजौर पर कब्जा करके मध्यकालीन चोल वंश की नींव रखी। फिर उनके उत्तराधिकारी जैसे आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराया, और परांतक प्रथम ने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि ली। हाँ, बीच में तक्कोलम की लड़ाई में उन्हें राष्ट्रकूटों से एक बड़ा झटका भी लगा, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। तो इस तरह सुंदर चोल जैसे शासकों ने साम्राज्य को फिर से स्थिर किया, और अब मंच तैयार था चोल इतिहास के सबसे शानदार दौर के लिए, जिसकी शुरुआत होती है उनके सबसे महान सम्राट के साथ। और अब आते हैं चोल इतिहास के सबसे चमकते सितारे, राजराजा प्रथम पर। ये सिर्फ एक महान विजेता नहीं थे जिन्होंने उत्तरी श्रीलंका तक अपना साम्राज्य फैलाया, बल्कि एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए जमीन का सर्वे करवाया, और तंजावुर में वो भव्य बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और द्रविड़ वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। अगर राजराजा प्रथम ने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, तो उनके बेटे ने उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसकी पहुंच समंदर पार तक थी। उन्होंने भारत के तटों से भी आगे देखा। राजराजा के बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो महत्वाकांक्षा को एक नए लेवल पर ही पहुंचा दिया। वो अपनी सेना को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए और गंगईकोंड चोल यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी नेवी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक जबरदस्त नौसैनिक अभियान छेड़ा और हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर चोलों का दबदबा कायम कर दिया। सही मायनों में भारत का पहला समुद्री साम्राज्य उन्होंने ही स्थापित किया। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा अपने शिखर पर नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया था कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरे इस विशाल साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे कमजोर करने लगे।
ये टाइमलाइन हमें पतन की धीमी प्रक्रिया दिखाती है। कुप्पम जैसी लड़ाइयों में उनके राजा मारे गए, जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ। इसी बीच उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी पांड्य फिर से ताकतवर होने लगे। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब कुलोत्तुंग प्रथम के साथ चालुक्य चोल वंश की शुरुआत हुई, जो एक तरह का वंशों का विलय था। लेकिन ये सब भी साम्राज्य को बिखरने से नहीं रोक सका। और आखिरकार सदियों तक राज करने के बाद 1279 में चोल राजवंश, जो इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक राजनीतिक साम्राज्य का अंत उसकी विरासत का भी अंत होता है? बिल्कुल नहीं। चोलों का प्रभाव आज भी दक्षिण भारत की कला, प्रशासन और संस्कृति में जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो अपने समय से बहुत आगे था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों के समूह में बांटा गया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी स्थानीय स्वशासन। उर और सभा जैसी जो ग्राम सभाएं थीं, उन्हें अपने फैसले लेने की काफी आजादी थी। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में चोलों की विरासत क्या है? ये बृहदेश्वर जैसे शानदार मंदिरों के पत्थरों में जिंदा है। ये नटराज की उन कांस्य मूर्तियों की खूबसूरती में दिखती हैं, जो लॉस वैक्स टेक्निक का सबसे बेहतरीन नमूना है। और ये स्थानीय स्वशासन के उनके उस मॉडल में मौजूद है जो आज भी प्रेरणा देता है। चोल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कला, संस्कृति और प्रशासनिक सोच आज भी हमारे बीच मौजूद है, और यही उनकी असली जीत है।